व्याकरण कहिए चाहे व्याकरण कहिए, इसका जो मूलभूत टॉपिक है संधि बता दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संधि शब्द है वह समुच्चय धा धातु और की प्रत्यय को लगाने से निर्मित हुआ है। समुच्चय सुनने का अर्थ में धा यानी धारण करना और की प्रत्यय रखने से यह शब्द पुल्लिंग का बन जाता है। ये भी ध्यान रखिए आप। इसी प्रकार जनजी, उदजी, नीरजी, वाणिजी सारे के सारे शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। की प्रत्यय रखते ही वह शब्द पुल्लिंग का हो जाता है। तो संधि शब्द कौन से लिंग में प्रयुक्त हुआ है? तो हम कहेंगे कि संधि शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त किया गया है। ऐसी चीजें हम सभी जानते हैं कि जो संधि होती है वो मूल रूप से जो संधि का अध्ययन करते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अब स्वर के बारे में कहीं आप सभी लोग जानते हैं कि स्वरों की संख्या हिंदी में 13 मानी जाती है, संस्कृत में 13 और हिंदी में 11। दो अतिरिक्त स्वर जो संस्कृत में होते हैं, एक तो होता है आपके संस्कृत में बड़ी री और एक ये री। ये दो स्वर ऐसे हैं जो केवल संस्कृत भाषा में है, हिंदी भाषा में इनका अस्तित्व नहीं है। इसलिए हिंदी के 11 स्वरों में ये दो स्वर जोड़ने से संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है वो कुल मिलाकर 13 होती है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये 13 स्वर है इसमें 5 तो लघु स्वर है, अ, ई, उ, री और ली। बाकी बचे हुए जो 8 स्वर है आ, ई, उ, बड़ी री, ए, ओ, ऐ और अ, ये 8 दीर्घ स्वर है। तो सबसे पहले चलिए हम अध्ययन करते हैं स्वर संधि का। तो स्वर संधि है जो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो स्वर संधि के स्पष्ट भाग 5 भाग होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यम और अयम। संस्कृत में इसको 7 या 8 भागों में पढ़ा जाता है। जो हम यहाँ पर अतिरिक्त भाग पढ़ते हैं संस्कृत में स्वर संधि के पूर्व रूप संधि, एक पर रूप संधि और एक प्रकृति भाव या प्रकृति संधि के रूप में पढ़ा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि के अंदर जो सूत्र होता है, संस्कृत में सब कुछ सूत्रों पे चलता है। अब ये टॉपिक ऐसा है कि चाहे हिंदी का विद्यार्थी हो चाहे संस्कृत का विद्यार्थी हो दोनों समान रूप से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो वैधानिक सूत्र है दीर्घ संधि का वह सूत्र है अतः सवर्णी दीर्घ। अब आप सोच रहे हैं कि अतः क्या है? तो यदि आपको पाणिनि के महेश्वर सूत्र याद हो जिसकी सहायता से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो उस प्रत्याहार के अगर आपको अ से लेकर क से पहले तक चलना है तो आप जानेंगे कि इसके अंदर आपके अ, ई, उ, री और ई इनके सामने जब के सवर्ण स्वर आते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है। तो दीर्घ संधि के दृष्टिकोण से जो दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो आप जान सकते हैं कि ये 4 दीर्घ स्वरों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं आ, ई, उ तथा री। यानी ये कंडीशन रह सकती है अ या के बाद अ या आ है तो आ हो जाता है, ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई हो जाता है, उ या उ के बाद में उ या उ आए तो उ हो जाता है। री का कम प्रयोग किया जाता है लेकिन हम कह सकते हैं री या री के बाद री या री आए तो उसके स्थान पर दीर्घ री हो जाएगा। आमतौर पर दोनों तरह की छोटी मात्रा वाले री रहते हैं और उसके स्थान पर ये दीर्घ री का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो कुछ मूलभूत बातें हैं जिसकी सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि दीर्घ संधि समान स्वर मिल रही है और यह संधि अपने आप में सरल है, लेकिन मैं आपको कुछ अधिक पूछे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भी कुछ उदाहरण जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। आप जब आप शब्द को अलग करो तब आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि जिन 2 पदों को आप अलग कर रहे हो वो दोनों पद ऐसे होने चाहिए जिसके द्वारा जो हमारा अर्थ है वह अर्थ प्रकट होना चाहिए, उस मूल भाव को प्रकट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अ या आ में से आपको पता चलना चाहिए कि अ लगाने से शब्द की सार्थकता रहेगी या आ लगाने से। दूसरी तरफ भी आपको पता होना चाहिए कि अ स्वर का प्रयोग करने से सार्थकता रहेगी या आ की। जैसे कि मैंने पहला उदाहरण दिया राम प्लस अवतार, तो इसके अंदर आप कह रहा है कि राम के अंदर भी अ है
अवतार में भी अ है और ये अ और अ ये दोनों ही जाएंगे और इसके स्थान पर आ हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको मिलाकर लिखेंगे यहाँ पर आपके शब्द स्वतः निर्मित हो जाएगा रामावतार। अब यहाँ पर देखिए लॉजिक आप सोचिए कि आप राम का अवतार बनाया तभी रामावतार बना, आप रामा का अवतार लेते तो भी रामावतार बनता, रामा का अवतार लेते तो भी रामावतार बनता, राम का अवतार लेते तो भी रामावतार बनता। नहीं, ऐसे हम यदृच्छा से शब्दों की निष्पत्ति नहीं कर सकते। हमें यहाँ इस चीज को देखना चाहिए कि जब आप शब्दों का निर्माण करते हो तब सार्थकता शब्द की कहाँ से निकलती है। ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है मुक्तावली। जब इस प्रकार के सवालों को किया जाता है एग्जाम वगैरह में, आपके ग्रेजुएशन के पेपर में, तब आप देखेंगे कि आप जब पूछते हैं कक्षा के अंदर, मैं भी पूछ चुका हूँ कि मुक्तावली का संधि विच्छेद बताइए, तो अचानक हाथ खड़ा करके 95% स्टूडेंट का जवाब होता है कि इसका जो उत्तर होगा वो मुक्त प्लस अवली, क्योंकि वो अपने जीवन में मुक्त शब्द से परिचित है और अति उत्साह के अंदर अपना उत्तर देते हैं फटाफट, बिल्कुल अब सही बता रहे मुक्त प्लस अवली। लेकिन आप देखिए कि मुक्त प्लस अवली से मुक्तावली का अर्थ प्रकट हो रहा। अवली यानी माला, मुक्त यानी मुक्त हो गई, जो माला मुक्त हो गई मुक्तावली नहीं। ऐसे किसी भी शब्द का हम व्यवहारिक जीवन में नहीं देखते। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए और सही शब्द की तरफ जाना चाहिए। इसका साथियों जो विग्रह होगा वो होगा मुक्ता प्लस अवली। अब आप देखिए जितना आपका शब्द भंडार सही होगा, आप शब्दों का सही प्रयोग करेंगे, आप अपने अभिप्राय को स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाएंगे। आप जब लिखिए तब आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपसे गलतियां मिनिमम हो, कम से कम हो, उसी से हमारी भाषा का सम्मान बढ़ेगा, भाषा का व्याकरण सुदृढ़ होगा। यहाँ पर देखिए मुक्ता प्लस अवली शब्द भंडार में हमारा मुक्ता शब्द का अर्थ होता है मोती, अवली शब्द का अर्थ होता है माला। अब देखिए जो अभिप्रेत अर्थ है वो स्पष्ट हो रहा है जब मैंने इसका विग्रह कर दिया मुक्ता प्लस अवली, ये भी मुक्तावली बना, आ और अ मिलकर आ हो गया और शब्द बना मुक्तावली, तो मोतियों की माला, अर्थ स्पष्ट हो गया। इसी प्रकार देखिए द्राक्षास्त्र दिमाग में नहीं आता और हम फटाफट से लिख देते हैं कि द्राक्षास्त्र का संधि विच्छेद बताना, अधिकतर लोग खड़े होकर बताएंगे द्राक्ष, कोई बोलेगा असव, कोई बोलेगा असव, कोई द्राक्ष, कोई द्राक्षा, ऐसे नहीं। आपको शब्द स्पष्ट होने चाहिए कि मूल या सही शब्द द्राक्ष है या द्राक्षा है। यहाँ पर मैं आपके ज्ञान से बता दूं कि द्राक्ष मूल शब्द नहीं है, द्राक्षा है, और दूसरी तरफ भी असव मूल शब्द नहीं है, आसव। ये चीजें कैसे हमें पता चलेगी? अभ्यास से। जैसे जैसे आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, अपने गलतियों का परिमार्जन करना स्टार्ट करेंगे, लिखते समय ध्यान रखेंगे, स्वतः सुधार। प्रारंभिक स्तर पर सभी से गलतियां होती है, तो ऐसी गलती हो तो आप उस गलती का सुधार करिए। द्राक्षा प्लस द्राक्षा, जिसको हमारे स्थानीय भाषा में द्राक्ष शब्द का भी प्रयोग करते हैं, उसी का तत्सम शब्द है द्राक्षा। आसव का अर्थ होता है सुगंध इत्यादि, तो ये द्राक्षा प्लस आसव, यहाँ आ और आ के मिलने से आपकी मात्रा का निर्माण किया। एक और शब्द देखिए जैसे कारावास। अब कारावास शब्द कहने से ऐसा नहीं कि मेरे कार शब्द सुना हुआ तो मैं कार प्लस आवास कर दूं, नहीं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कारावास में जाने वाला व्यक्ति कार में नहीं रहता। अब यहाँ मुझे ध्यान है कि मूल शब्द कार नहीं हटा रहा है, जे आवास है स्थान, तो मेरे दिमाग में इसका विग्रह आना चाहिए। कारावास का जो विग्रह है वो होगा कारा प्लस आवास। यानी आपको शब्द लिखेंगे दीर्घ संधि के अंदर, लेकिन आपको ये आभास होना चाहिए कि कौन सी बात आखिर पृथक हो रही है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जैसे जलांश, अब आप स्वयं बोल रहे हैं तो जल है, आप जला नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको ध्यान नहीं है मूल शब्द जला नहीं, जल। वहां अंश होगा, अंश नहीं, क्योंकि इन शब्दों का आप कई बार प्रयोग कर चुके हैं और जिन शब्दों का आप प्रयोग कर चुके होते हैं वो आपको सरल लगते हैं, आप सही प्रयोग करते हैं। अब देखिए दावा। अब दावा देखिए अगर पहला शब्द कई लोग लिख देते हैं दावा, कोई लिख देता है दावा, ऐसा
दूसरा शब्द तो आप सभी से लिखते हो, आप ध्यान में आनंद से कुछ नहीं, आप मैं सभी हमें लिख सकते हैं। लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में दावा शब्द का भी प्रयोग करते हैं और दावा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब वहां पर हम भूल जाते हैं कि दावा शब्द का प्रयोग किया जाएगा या फिर दावा शब्द का। यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूं, अब आप देखिए मैंने इस चीज पे दावा किया, वो दावा अलग है, दावा के बाद ऐसा कोई विग्रह नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हमारे विग्रह ऐसा हो जाएगा कि दावा का जो विग्रह क्या होगा, दाव प्लस अनल। अब यहाँ पर आपको एक और शब्द और उसका अर्थ कि दाव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दाव शब्द का अर्थ होता है जंगल, अनल का अर्थ होता है आग। तो दावानल शब्द का अर्थ क्या हो गया, दावानल शब्द का अर्थ हो गया जंगल की आग। तो मैंने जितने उदाहरण दिए हमें वो आम उदाहरण नहीं दिए कि विद्यालय वगैरह इस प्रकार के नहीं, ऐसे उदाहरण जिसमें हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़े, जहां पर हम अपने दिमाग का अच्छे प्रकार से उपयोग कर सके। तो इस प्रकार के उदाहरण आप घर पढ़िए और उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, सही मात्राएं बनाने का प्रयास कीजिए। आप स्वयं पाएंगे कि आप अपने गतियों में धीरे धीरे उसका रेक्टिफिकेशन करना आरंभ कर देते हैं। आशा है कि आप आज की विषय वस्तु को समझ पाएंगे। आगे की कक्षा में हम ई और जी का अध्ययन करेंगे। आप इसको पढ़िए और इसके कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण आप स्वयं भी